हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज हम सेट रिलेशन फंक्शन के 50 क्वेश्चन देखेंगे। एनडीए एनई की जो बुक है उसके अनसोल्ड मीन्स अरिहंत की जो एनडीए है और एनई की बुक है नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी, इसकी जो बुक है उसके हम 50 क्वेश्चंस को अनसोल्ड क्वेश्चन को देखेंगे, जिसका जो हमारा पहला टॉपिक है सेट रिलेशन फंक्शन, और ये सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। चलो तो अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। इफ़ ए एंड बी आर द टू सेट्स, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो देखो ये होगा 5। कैसे? देखो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ कि ये पार्ट प्लस ये पार्ट। अब देखो, अब ये बोल रहा क्या है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। होल कॉम्प्लीमेंट मतलब ये वाला पार्ट जो इसके जो रेड वाले के साइड में बच गया ये, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। अब बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन मतलब इसका इंटरसेक्शन प्लस इसका इंटरसेक्शन, इन दोनों का तो कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, तो हम 5 लेंगे, ठीक है। 5 का मतलब नो एलिमेंट आर कॉमन बिटवीन दैम, ठीक है। ये देखो ये इसका सॉल्यूशन है। ए यूनियन बी हमारे पास बिना शेडेड पोर्शन हो गया। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो डैश डैश वाला पोर्शन हो गया, इसके बीच में कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है, तो ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो गया 5। अपना अगला जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नल सेट। तो मैंने बता दूं कि नल सेट वो होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। हमारे पास पहला जो सेट है उसके अंदर 0 एक एलिमेंट है, तो ये नल सेट नहीं है, ये सिंगल टर्म सेट होगा। दूसरा जो एलिमेंट है इसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि 0 से बड़ा और 0 से छोटा, तो इसके अंदर 0 फिर से आ गया, तो ये भी एक सिंगलटन सेट हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है कि जो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वेयर सॉरी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है। और साथ में एक्स इज इक्वल टू 3 है, तो ये भी एक सिंगलटन मतलब ये भी कोई नल सेट नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास अगला जो पार्ट है, तो अगले के अंदर बोल रहा है कि एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -1, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -i मतलब -1। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये वैल्यू होगी ये प्लस माइनस आयोटा के इक्वल होगी, ठीक है। तो आयोटा हमारे पास एक रियल नंबर नहीं है, लेकिन जो जो क्वेश्चन है इसके अंदर बता रखा है कि एक्स हमेशा रियल नंबर से बिलोंग करेगा, तो ये इसके अंदर कोई भी एलिमेंट रियल नहीं है, तो ये एक नल सेट होगा, ठीक है। ये देखो ये इसका सॉल्यूशन है। क्यों डी पार्ट है? क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर -1 और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो ये इक्वल होगा प्लस माइनस आयोटा विच इज नॉट ए रियल नंबर, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले पार्ट के ऊपर। अगला पार्ट है कि अगला क्वेश्चन है इफ ए इज इक्वल टू पी, मतलब पी का मतलब यहाँ पे है पावर सेट ऑफ 1 और 2 वेयर पी डिनोट्स द पावर सेट, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसके अंदर करेक्ट कौन सा है? तो हमारे पास करेक्ट है 1 2 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि जो पावर सेट ऑफ 1/1, 2 है वो ए है, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा एंड ये कोई हम इसको चाई बोलते हैं, और उसके बाद है नीटा, इन तीनों ये कोई हमारे पास नॉन एम्पटी सेट है, तो इनमें से कौन सी रिलेशन सही होगी? तो इसका आंसर होगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ए बी और मतलब अल्फा बीटा नीटा और जो ये इट्टा है, इन सभी को मतलब कोई भी हम पॉइंट मान के चलेंगे, जैसे अल्फा इज इक्वल टू 1,2, बिट्टा इज इक्वल टू 3,4 और निट्टा इज इक्वल टू और इट्टा इज इक्वल टू ये 5 6 हो गया, ये 7 8 हो गया, ऐसे कुछ मान के और इसके अंदर हमें ट्राई करना पड़ता है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बाकी मैं इसका डायरेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ, वो होगा सी है, ठीक है। ये रिलेशन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू इफ ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स क्या है? मल्टीपल ऑफ 3 है, और
बी है वो x मल्टीपल ऑफ 5 है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू, तो a माइनस बी इक्वल टू होगा, वो इसका सॉल्यूशन देखते हैं फिर आपको सही तरीके से समझ में आएगा। तो a हमारे पास 3 6 9 क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है। उसके बाद b है तो मल्टीपल ऑफ 5 है, तो 5 10 12 5 10 15 20 होगा। उसके बाद है a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब क्या होगा कि इन दोनों के अंदर, मतलब जो b की एलिमेंट है वो a के अंदर है, a के अंदर जो b के एलिमेंट है वो हट जाएंगे, मतलब a इंटरसेक्शन b घट जाएगा a से, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, तो इसके अंदर से एक तो 5 से डिवाइड होने वाला एक तो 15 है, 15 कट जाएगा, आगे जाएंगे तो 13 कटेगा, 13 के बाद 45 कटेगा। तो इसी प्रकार जो हमारे पास सीरीज बचेगी वो क्या बचेगी, 3 6 9 12 18 21 21 के बाद 24 27 33, ठीक है। इस तरीके से कंटिन्यू होगा। अब देखो हम हम क्या करते हैं, बी का ट्रांसपोज निकालते हैं, मतलब कंजुगेट निकालते हैं, कंजुगेट सॉरी ट्रांसपोज निकालेंगे। यूनिवर्सल सेट मतलब यूनिवर्सल जो सेट है 1 to इन्फिनिटी तक, उसमें से हम अगर b की वैल्यू बता दें तो वो b का ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है, u माइनस बी, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं तो ये इसने b की वैल्यू निकाल दी, मतलब जो 1 से लेके इन्फिनिटी तक था उसमें से 5 10 15 20 घटा दिया, मतलब ये टर्म्स नहीं होंगी। उसके बाद क्या होगा कि जो a माइनस बी है उसकी वैल्यू इक्वल होगी a इंटरसेक्शन हो b का ट्रांसपोज, मतलब इसके अंदर वही टर्म्स होंगी जो a के अंदर है, लेकिन वो टर्म्स इंक्लूड नहीं होंगी जो b के अंदर नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर सेडेड पोर्शन बताना है। तो सेडेड पोर्शन देखो, अब जो ये एन सेडेड पोर्शन बच रहा है ये क्या है, बी यूनियन सी है। तो अगर हम ए में से बी यूनियन सी घटा दें तो सेडेड पोर्शन बचेगा, तो हमारे पास डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछ रहा है कि जो सेडेड पोर्शन है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास सेडेड पोर्शन होगा वो क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ ए बी का इंटरसेक्शन प्लस यूनिवर्सल सेट ऑफ, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन मैंने आगे दे रखा है। बाकी आपको बता दूं कि जो यूनिवर्सल मतलब जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी है उसकी वैल्यू आएगी 20 और इंटरसेक्शन की वैल्यू आएगी 5, ठीक है। ये देखो ई हमारे पास मतलब यूनिवर्सल सेट है वो 42 है, उसके बाद ए है वो 15 है, बी इज इक्वल टू 12 है, ए यूनियन बी की वैल्यू दे रखी है। तब हम यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, ए माइनस बी की वैल्यू नहीं दे रखी। हम ये सभी वैल्यूज जो गिवन है वो पुट करेंगे। उसके बाद ए यूनियन बी की, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। उसके बाद है कि हम जो होल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी है उसकी वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, ई की वैल्यू दे रखी है तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होगा ई माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। मतलब जो ई की वैल्यू है वो 42 है माइनस ए यूनियन बी की वैल्यू 22 है, तो 20 इज द करेक्ट आंसर। जो हमारे पास सेडेड पोर्शन है वो है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इंटरसेक्शन बी, तो हमारे पास आंसर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ ए इज द सेट ऑफ डिविजन्स ऑफ द 15, ए हमारे पास कोई सेट है 15 के जो डिविजन्स हैं, मतलब 15 के जो फैक्टर्स हैं उनका, बी हमारे पास कोई सेट है प्राइम नंबर्स का स्मॉलर देन 10 एंड सी कोई सेट है जो इवन नंबर है स्मॉलर देन 9, ठीक है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का वैल्यू निकाल, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें निकालनी है। मैं आगे बताता हूँ। देखो ए की वैल्यू है 15 के डिविजन्स, मतलब 15 3 5 1, इसके अलावा 15 का कोई भी डिवीजन नहीं होता, मतलब कोई फैक्टर नहीं होता, तो हमारे पास ए की वैल्यू होगी। बी की वैल्यू है कि 10 से, सॉरी एक मिनट में चेक करता हूँ, प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर लेस देन 10, तो वो होंगे 2 3 5 7। इसके अलावा हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर नहीं होता 10 से छोटा। उसके बाद है कि 9 से नीचे
ये जो इवन नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 2 4 6 8। ठीक है, अब ए यूनियन सी की वैल्यू हम सबसे पहले निकालेंगे। तो ए यूनियन सी के अंदर जो ए के एलिमेंट है और जो सी के एलिमेंट है वो, और विदाउट रिपीटिशन हम उनको लिख देंगे। तो 2 3 4 5 6 8 15। ठीक है, उसके बाद है कि ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी। तो इंटरसेक्शन बी की वैल्यू होगी, तो मतलब इस वाले में और इसमें, इन दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं, एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है। ठीक है, तो आंसर वही होगा, आंसर इसका होगा सी। अगला क्वेश्चन है, एन यू की वैल्यू दे रखी है, मतलब यूनिवर्सल सेट की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 700, एन ए की वैल्यू दे रखी है 200, एन बी की वैल्यू दे रखी है 300, और एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दे रखी है 100। तो हमें वैल्यू निकालनी है एन ए का ट्रांसपोज इंटरसेक्शन ऑफ बी का ट्रांसपोज। तो वो क्या होगी, तो आगे देखते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एन ए ट्रांसपोज इंटरसेक्शन ऑफ, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए यूनियन बी की होल कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, ये किससे होता है, ये लॉ होता है डी मॉर्गन्स लॉ के अनुसार ये वैल्यू होती है। उसके बाद है कि एन यू इज इक्वल टू, मतलब इसकी वैल्यू जो कॉम्प्लीमेंट है इसकी वैल्यू होती है एन यू, मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। हमें जिसका निकालना है, जिस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको यूनिवर्सल सेट में से अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ए यूनियन बी की वैल्यू हमें पता है ए प्लस बी प्लस ए इंटरसेक्शन माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और अगर माइनस आगे है तो एन ए का माइनस, एन बी का माइनस, और एन ए प्लस बी का जो माइनस की थी वो पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब जो पॉजिटिव टर्म थी वो नेगेटिव और जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो इसका आंसर होगा 300। ठीक है, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कि फॉर रियल नंबर x एंड y वी राइट, जैसे ये मतलब हमने बता रखा है कि जो रिलेशन है x और y की वो इस तरीके से है, तो हमें बताना है कि द रिलेशन इज, तो वो रिलेशन क्या होगी। देखो, अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें तो ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर x की जगह एक पुट कर ए पुट x y की जगह हम ए लेके चलते हैं, मतलब a बिलोंग्स टू अगर r है तो ए ऑल्सो बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो हमने ए पुट करा तो 0√2। ठीक है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब ये सेटिस्फाई करेगा, मतलब ठीक है रियल नंबर है। उसके बाद है कि अगर सिमेट्रिक की हम बात करें तो सिमेट्रिक के अंदर अगर हम x की जगह √2 और y की जगह 1 पुट करते हैं, मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो मतलब अगर ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बिलोंग्स टू आर करता है, तो बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, मतलब। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन के अंदर अगर हम ए की वैल्यू √2 और बी की वैल्यू 1 लेके चलते हैं तो बी ए की वैल्यू को ये सेटिस्फाई नहीं करता है, तो इस तरीके से ये सिमेट्रिक नहीं होगा। और ट्रांजिटिव के अंदर अगर हम बताएं तो कंडीशन होती है कि ए बी बिलोंग्स टू ए आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, देन ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन एस सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। लेकिन इस कंडीशन की अगर हम बात करें, ए की वैल्यू हम लेते हैं √2, बी की वैल्यू हम √1 और सी की वैल्यू लें 2√2, तो इसके अंदर ये कंडीशन को फेल करता है। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल लिया है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं लेकिन मैंने इसको इसी एग्जांपल से इसको समझाया है, तो आप बाकी और भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ये जो रिलेशन है वो सिर्फ रिफ्लेक्सिव है। अगला क्वेश्चन है कि आर कोई रिलेशन है, वो दे रखी है, वो सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो और एस है वो है बी क्रॉस सी का, तो एस ऑफ आर का जो होल कॉम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल होगा। हमने पढ़ा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि ए बी का होल जो इन्वर्स है वो इक्वल होता है, मतलब ए बी का इन्वर्स इक्वल होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ठीक है, तो एस ओ आर का इन्वर्स इक्वल होगा आर इन्वर्स एस ओ, मतलब आर इन्वर्स ऑफ एस इन्वर्स। ठीक है, मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है कि इफ आर इज ए रिलेशन ऑन ए फाइनाइट सेट फाइंड एन numbers n elements then the number of relation on a। मतलब कोई एक सेट एक रिलेशन है ऑन ए सेट, मतलब एक जो रिलेशन है उसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और उसके ऊपर नंबर ऑफ रिलेशंस कितनी होंगी, तो वो होंगी 2 की पावर n स्क्वायर। ठीक है, कैसे होंगी, वो होंगी 2 की पावर मतलब n रेज टू n, मतलब a टू a है, एक मिनट, अगर a टू a है, अगर इसके अंदर n है और इसके अंदर n है तो n क्रॉस n, तो 2 की पावर n स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है तो कि लेट आर एस बी द टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट ए देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। तो वो होगी हमारे पास इंटरसेक्शन, जो ए और बी का जो इंटरसेक्शन है, मतलब आर और एस का जो इंटरसेक्शन है वही हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ आर रेस टू आर टू आर इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव फंक्शन के बारे में बताना है, तो इंजेक्टिव फंक्शन वो होता है कि जो 1 1 हो। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका सॉल्यूशन है, पहले आपको बता दूं डी इसका आंसर है। क्यों, देखो अगर मैं इस वाले पहले वाले केस की बात करूं तो देखो अगर माइनस माइनस मतलब जो दो नेगेटिव टर्म्स हैं, चाहे नेगेटिव टर्म हो -1 हो चाहे 1 हो, उसकी प्री मतलब जो इमेज होगी वो ओनली 1 बनेगी। ठीक है, तो ये केस तो गलत हो गया। अकॉर्डिंग टू 1 1 रूल ईच एलिमेंट हैव ए सिंगल इमेज इन द रेंज। ठीक है, तो ये केस भी ख़त्म हो गया। इसी प्रकार अगर मैं दूसरे वाले की बात करूँ तो -1 की और 1 की भी सेम है, तो इसलिए ये केस भी कैंसिल हो गया। उसके बाद मैं बात करूँ तीसरे की, तो तीसरा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 11, मतलब अगर आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करो जो कि रियल नंबर है तो एफ एक्स की वैल्यू जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो हमेशा 11 होगी, तो ये भी गलत हो गया। इसके बाद अगर मैं इस वाले की बात करूँ तो ये करेक्ट है। अगर आप 1 पुट करोगे तो -1 आएगी, मतलब अगर आप नेगेटिव टर्म पुट करोगे तो वही टर्म पॉजिटिव होके आएगी, और पॉजिटिव पुट करोगे तो नेगेटिव आएगी। मतलब ईच एलिमेंट हैव ए सिंगल इमेज, मीन्स ये करेक्ट हो गया। ये हमारे पास 1 1 फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन के ऊपर जाऊँ तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास द डोमेन, मतलब जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 - x, इसकी हमारे पास डोमेन निकालनी है। तो हमें डोमेन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। 0 पुट करेंगे तो हमें पता है कि या तो स्क्वायर रूट ऑफ x, सॉरी 0 नहीं पुट करेंगे, हम देखेंगे कि ये फंक्शन कब कब अनडिफाइंड हो सकता है। अनडिफाइंड कब होगा, जब, एक मिनट में इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, कब होगा जब x -1 की वैल्यू नेगेटिव हो या फिर 6 - x की वैल्यू नेगेटिव हो। मतलब x -1 इज ओके और 6 - x इज, इस वैल्यू के अंदर ये कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा। तो इस तरीके से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 6 होगा, यहाँ पे 6 से बड़ा, सॉरी 6 से छोटा और इक्वल, और यहाँ पे x बड़ा होगा 1 से, सॉरी x बड़ा होगा या इक्वल होगा 1 के। तो 6 और 1 हो गए, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 और 1। इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर होगा वो होगा C, और इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे दे रखा है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास इफ फाई इज इक्वल टू, मतलब फाई वो फंक्शन है x का, वो इक्वल है a की पावर x के, और हमें वैल्यू निकालनी है फाई फंक्शन की, x की वैल्यू जब p है और पावर 3 है। ठीक है, तो हम सबसे, चलो मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ, बाकी लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी। देखो फाई p इज इक्वल टू a की पावर x स्क्वायर है, और अगर हम इसका क्यूब कर दें, अगर सॉरी एक मिनट, ये कुछ मैंने दिक्कत कर दी, यहाँ पे a की पावर x की बजाय a की पावर x की बजाय a की पावर p आएगा। ठीक है, a की पावर p, ओके।
ए की पावर पी की क्यूब अगर हम करेंगे तो ए की पावर 3p भी हो जाएगी, क्योंकि ए की पावर m रेज़ टू पावर n, ए की पावर mn। ठीक है, तो अगर इसको हम चेंज करके लिखें तो 5 की पावर 3p हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर -2। ये हमारे पास कोई फंक्शन है और इसकी वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू मतलब इसकी 1/x के केस के अंदर मतलब x की वैल्यू जब 1/x है तो उसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे सीधे सीधे जो ये इक्वेशन है x की जगह ये वैल्यू पुट करो, सॉल्यूशन आएगा। तो वैल्यू हो गया हमारे पास ये p। इसका सॉल्यूशन मैंने आगे दे रखा है, देखो x की वैल्यू पुट की तो x की पावर -2 हो गई, ये प्लस की होगी। अब माइनस कॉमन लेते ये fx बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 800 लड़के हैं स्कूल के अंदर, मतलब आउट ऑफ द 800 बॉयज इन ए स्कूल 224 प्लेड क्रिकेट और 240 प्ले हॉकी एंड 336 प्लेड बास्केटबॉल। ऑफ द टोटल 64 प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी, 80 प्लेड क्रिकेट एंड बास्केटबॉल, 40 प्लेड क्रिकेट hockey, 24 played all the three games, and the number of the boys who did not play any game। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम जो क्रिकेट खेलते हैं उनको सी से डिनोट करेंगे, बास्केटबॉल को बी से, हॉकी को एच से। जो बास्केटबॉल और हॉकी खेलते हैं, बोथ खेलते हैं तो इंटरसेक्शन, आइदर खेलते हैं तो यूनियन, ऐसे करके हम करेंगे। चलो मैं आपको सॉल्यूशन के अंदर बताता हूँ कौन कौन सी टर्म क्या है। एन सी का मतलब जो क्रिकेट खेलते हैं, एन बी का मतलब जो बास्केटबॉल खेलते हैं। ठीक है, एन एच इंटरसेक्शन बी मतलब जो दोनों हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं। एन बी इंटरसेक्शन बी सी मतलब जो बास्केटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। एच इंटरसेक्शन सी का मतलब है कि जो हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं। और एन यू का मतलब है कि जो टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो होंगे, मतलब यूनिवर्सल सेट। और हमारे पास एन सी इंटरसेक्शन एन एच का और एन बी का ट्रांसपोर्ट ये है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो एक भी गेम नहीं खेलते। मैंने आपको बताया था कि जब किसी पूरे का इस तरीके से अगर कॉम्प्लीमेंट है इस तरीके का, तो उसको हम लिखते हैं कि जो ये जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन के अंदर चेंज हो जाएगा और जो कंप्लीट का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। देखो यहाँ पे अलग अलग है और बीच में इंटरसेक्शन का साइन है। तो अगले केस के अंदर जब ये पूरे का कॉम्प्लीमेंट होगा तो इंटरसेक्शन यूनियन के अंदर बदल जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है उसकी वैल्यू होती है एन, मतलब यूनिवर्सल सेट में से अगर हम घटा दें उस टर्म को तो उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। वो आ गया हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, एन सी यूनियन एच यूनियन बी, इसकी वैल्यू हमारे पास एन सी प्लस एन एच, एक मिनट ये थोड़ा था, तो एन सी प्लस एन एच प्लस एन बी प्लस माइनस एन सी इंटरसेक्शन एच प्लस एन एच इंटरसेक्शन बी, एन बी सी मतलब बी इंटरसेक्शन बी और प्लस सी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन बी, ये होता है। लेकिन जब यहाँ पे जो है नेगेटिव है, मतलब ये नेगेटिव, इसलिए इन सभी का साइन चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद में इन सभी की वैल्यू हम पुट कर देंगे। सभी की वैल्यू मैंने दे रखी हैं, ये मैंने इस क्वेश्चन से उठाई है और इस तरीके से इसका आंसर हमारे पास 160 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्या है कि ए, ये कुछ अभी जो आगे जो 2-3 क्वेश्चंस आएंगे इनके अंदर हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट मतलब इनमें से सही है। देखो स्टेटमेंट ए क्या कहती है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, मतलब ए यूनियन बी अगर ए यूनियन सी के इक्वल है और ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है तो बी इज इक्वल टू सी होगा या नहीं। देखो हमारे पास कोई सेट है ए बी सी, 3 हमारे पास सेट हैं ए बी सी। अगर ए यूनियन बी भी इक्वल है, ए यूनियन सी भी इक्वल है, मतलब ए यूनियन बी और ए यूनियन सी इक्वल है और ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि बी और सी इक्वल हैं। क्योंकि देखो अगर हम परपेंडिकुलर वाले केस की बात करें, अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं और तीसरी लाइन देखो ए परपेंडिकुलर टू बी है, ए परपेंडिकुलर टू सी है, तो हम कह सकते हैं कि बी परपेंडिकुलर होगी सी के। इसी तरह इस केस के अंदर जो बी है वो इक्वल होगी सी के। इस प्रकार जब
आगे पूछता है कि जो दूसरी स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये आंसर सही है। देखो इसका मैं प्रूफ के लिए मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करा के दिखाता हूँ। देखो सॉल्व क्या किया कि बी की वैल्यू हमने पुट की, बी इज इक्वल बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब देखो ये वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होगा जो वैल्यू बी के अंदर है वही ए के अंदर होगी, उन वैल्यूज को ली और उसको हमने यूनियन बी से किया तो बी ही होगा, इक्वल होगा। अब बी को हमने सी से चेंज कर दिया, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने क्या किया कि जो ये टर्म है इसको खोल दिया, तो बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। उसके बाद ए को इधर लेके आए, मतलब बी यूनियन ए को हमने लिखा ए यूनियन बी और बी को चेंज कर दिया सी से, क्योंकि बी और सी इक्वल हैं तो ए यूनियन सी, ये टर्म सेम हो गई। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको हमने देखो इन दोनों के अंदर सी कॉमन है तो हम क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कर दिया, ठीक है। अब बी को फिर से सी के अंदर चेंज किया, तो अब जो ये वैल्यू होगी तो इसका वैल्यू हम सी की इक्वल पुट करेंगे, क्योंकि जो इन दोनों की इंटरसेक्शन है जो इस तरीका के, ये जो हमने बी की वैल्यू ली थी इसी तरीके से सेम होगा, ठीक है। इसलिए हमारे पास ए मतलब जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट होंगी और जो बी ए जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो बी का करेक्ट सॉल्यूशन भी है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि यूनिवर्सल सेट यू है वो इस प्रकार है कि बी इज इक्वल टू यू माइनस ए, मतलब जो बी है वो इक्वल होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के, ठीक है। तो एन बी की वैल्यू होगी वो एन यू माइनस एन ए की इक्वल होगी, ये बात करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं कि आगे कहता है कि वो अगर तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं ए बी सी, अगर तीन आर्बिट्रेरी का अगर केस हो तो सी इज इक्वल टू ए माइनस बी है, अगर ये कंडीशन दे रखी है तो हम कह सकते हैं कि ए माइनस बी की सी इक्वल होगा ए माइनस बी के? नहीं, हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता है कि यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या है, हमें डिफाइन यहाँ पे नहीं कर रखा। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के बारे में अगर वो देता तीन वाले केस के अंदर तो हम इस बात को कह सकते थे कि ये बात करेक्ट है, लेकिन इसने यूनिवर्सल सेट के बारे में नहीं डिफाइन किया कि यूनिवर्सल सेट क्या है, तो इसलिए हमारे पास स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट बी करेक्ट नहीं है, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन है 22 आएगा। अब है 23 का क्वेश्चन, इफ सेट ए हैज़ एन एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ द बाइनरी रिलेशन ऑन ए, मतलब ए एलिमेंट है उसके अंदर एल एलिमेंट है, तो ए से ए के ऊपर जो रिलेशन होगी उसके अंदर कितने नंबर ऑफ रिलेशंस होंगी। तो हमें पता है कि अगर ए टू बी है तो उसके अंदर अगर ए के अंदर m है बी के अंदर n है तो हम लिखते हैं 2 की पावर mn। तो इसी प्रकार अगर ए है तो 2 की पावर n मल्टीप्लाई n, 2 की पावर n चुकी है, तो फर्स्ट वाली केस तो करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है लेकिन उसके अंदर मैंने डिफाइन अच्छे से शायद नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ द पॉसिबल रिलेशंस, अगली जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है कि नंबर ऑफ द पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम ए टू ए इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n, सॉरी ऊपर वाले में बाइनरी रिलेशन थी तो बाइनरी के लिए n का यूज करते हैं और ए टू ए रिलेशन हो तो हम 2 का यूज करते हैं। दोनों रिलेशन ठीक है लेकिन कोई भी किसी का एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, मतलब कोई एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। इसलिए बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है कि जो स्टेटमेंट 1 है वो क्या कहती है कि पी ए इंटरसेक्शन पी बी इक्वल है पी ए इंटरसेक्शन बी के। तो ए पी ए इज द पावर सेट ऑफ सेट ए, और जो रिलेशन जो स्टेटमेंट सेकंड है वो क्या कहती है कि पी ए यूनियन पी बी वो इक्वल है पी ए यूनियन बी के, ठीक है। तो इस केस के अंदर हम क्या कहेंगे कि जो स्टेटमेंट बी है वो करेक्ट, मतलब जो बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ठीक है। एक मिनट, स्टेटमेंट जो बी जो ऑप्शन है, एक मिनट, बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। क्यों? देखो आपको सॉल्यूशन के अंदर लिख के जाता हूँ तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा।
सॉल्यूशन है कि x इज इक्वल टू, देखो हमने कोई x एलिमेंट माना, वो इक्वल है इसके, और तो हम कह सकते हैं कि x है वो सबसेट होगा a का, मतलब a यूनियन b का सबसेट होगा, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, इस वाली कंडीशन से आगे x सबसेट होगा a का और x सबसेट होगा b का, ये भी हम कह सकते हैं। तो पी ए अगर ये दोनों सबसेट हैं तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, मतलब ये पावर सेट ऑफ ए से बिलोंग करेगा और x पावर सेट ऑफ बी से भी बिलोंग करेगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, तो अगर पी ए इंटरसेक्शन बी है तो वो सबसेट होगा किसका, इसका। अगर ये x सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का और ए इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन पी बी का, तो हम दोनों की वैल्यू इक्वल भी रख सकते हैं। इक्वल रखी, उसके बाद क्या है, पी ए इंटरसेक्शन पी बी वो इक्वल होगा पी ए इंटरसेक्शन बी के। फिर ए की वैल्यू हमने 1 ली, बी की वैल्यू 2 ली, ए यूनियन बी लिया। ये एग्जांपल लेके मैंने समझाया कि ए बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आप इसको याद भी देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। मतलब इसी को एग्जांपल लेके डिफाइन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो ये है कि ए और बी दो सेट हैं जिसके अंदर एक ए के अंदर 3, मतलब ए जो सेट है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स, बी के अंदर 6 हैं। ठीक है, तो ए यूनियन बी, मतलब जो मिनिमम नंबर ऑफ ए यूनियन बी है उसकी वैल्यू क्या 6 हो सकती है? हाँ हो सकती है। कब? अगर ये तीनों एलिमेंट सेम हो। ठीक है, अगर ये तीनों एलिमेंट इससे सेम हो, मतलब मान लो कि अगर बी के अंदर हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और 6, और ए के अंदर है 1 2 3, तो हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है कि मिनिमम एलिमेंट ऑफ 6 ही हो सकते हैं ना, 6 से कम तो हो नहीं सकते। और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 3 है, 3 हो सकती है। हाँ, क्यों? क्योंकि जो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट है इन सेट ए इज़ 3, कम से कम एलिमेंट 3 हैं जो कि बी के अंदर है। 3 से ज़्यादा अगर होते बी वाले के अंदर तो हम कह सकते थे कि ये 4 भी हो सकते हैं, लेकिन इस केस के अंदर जो मिनिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन है वो कितने हो सकते हैं, जिस जो सेट के अंदर जितने, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज इक्वल टू द मिनिमम नंबर ऑफ इट्स इंटरसेक्शंस। ठीक है, इसके बाद मैं आगे बात करूँ, अगला क्वेश्चन है कि ऑल पॉइंट्स आर लर्नड, मतलब हमें वेन डायग्राम बनाना है इस क्वेश्चन का। तो कहता क्या है कि ऑल पॉइंट्स आर लर्नड, मतलब सभी जो कविताएं हैं वो पढ़ाई गई। देखो एक मिनट में इसको थोड़ा जूम करता हूँ। पहले वाले केस के अंदर क्या है कि सारी कविताएं पढ़ाई गई हैं, लेकिन इसके अंदर तो कह रहा है कि कुछ कविताएं पढ़ाई गई हैं, तो ये वाला केस रॉन्ग। इसी तरह ये वाला क्यों रॉन्ग? इस वाले के अंदर क्या कहता है कि कोई भी कविता वो पढ़ाई नहीं गई। ठीक है, तो ये तीनों तो रॉन्ग हो गए। अब इस वाले की बात करें तो ये क्या कहते हैं कि सारी कविताएं पढ़ाई गई। ठीक है, ये पहली वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और दूसरी वाली कंडीशन क्या है कि जो जितनी भी लर्न की गई हैं वो हैप्पी हैं, जिसने भी लर्न की हैं वो हैप्पी है। तो मतलब जिसने लर्न की वो हैप्पी हैं। देखो सबसे पहले है कि पोइम पढ़ाई गई, सारी पोइम पढ़ाई गई, वो सारी खुश हैं। ठीक है, तो हम डी वाले ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे, तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक सिटी है जिसके अंदर 25% ऑफ पीपल्स हैं, उसके पास फ़ोन है, 15% के पास कार है और 65 ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है दोनों में से। ठीक है, और 2000 फैमिली ऐसी हैं कि जिनके पास बोथ फ़ोन और कार हैं। तो ये जो डायरेक्शन थी ये 28 से 30 वाले क्वेश्चन तक 3 क्वेश्चन के लिए लागू होगी। अब हम 28 के क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 28 का क्वेश्चन कहता है कि परसेंटेज ऑफ द फैमिली हैविंग बोथ कार एंड फ़ोन, मतलब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो सॉल्यूशन देखते हैं। हमने पी से डिनोट किया फ़ोन को, सी से डिनोट किया कार, तो मतलब वो फैमिली जिनके पास फ़ोन है वो पी से, कार है वो सी से। ठीक है, उसके बाद जिनके पास दोनों में से कोई भी एक चीज़ है वो क्या होंगी, 100 माइनस जिनके पास कुछ भी नहीं है, अगर वो घटा दें तो वो फैमिलीज होंगी जिनके पास या तो फ़ोन है या कार है, तो वो 35 होंगी। उसके बाद अगर हम बात करें बोथ की, मतलब जिनके पास दोनों चीज़ है वो निकालनी है, तो
पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी यूनियन सी, अगर ठीक है, और हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि हमें वो फैमिलीज निकालें जिनके पास आइदर कार है या फिर फ़ोन है। तो हमारे पास 35 हो गई, क्योंकि हमने देखो ये यहाँ पे पीछे वाले क्वेश्चन में निकाल दी थी, ठीक है, आइदर फ़ोन वाले। अभी मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पर ये इसका सॉल्यूशन भी मैंने दे रखा है, सॉल्यूशन तो नहीं है, बाकी डायरेक्ट आंसर लिख रखा है। अगला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ फैमिलीज, मतलब उस फैमिली के अंदर कितने मेंबर्स हैं। देखो इसने बोला है कि नाइदर फ़ोन वाली जो फैमिलीज़ हैं वो 2000 हैं, ठीक है। नाइदर फैम जिनके पास ना फ़ोन है ना कार है वो कितना परसेंट है। देखो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन निकाला था कि वो हमारे पास, एक मिनट, वो हमारे पास 5% है जिनके पास ना तो फ़ोन है ना कार है। तो हम कह सकते हैं कि 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, हमने टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज एक्स मानी तो उसका 5% 2000 के इक्वल होगा। और इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाई एक्स अपॉन 100 इक्वल होगा 2000 के, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और इस तरीके से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एफ एक्स की वैल्यू अगर ये है तो एफ एक्स डॉट एफ एक्स स्क्वेयर और एफ प्लस एफ एक्स का होल स्क्वेयर, इनकी वैल्यू क्या होगी। तो मैं बात करूँ 31 के आंसर की, तो देखो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू ये गिवन है, ठीक है। तो अगर हम एफ एक्स की वैल्यू, तो हम ये लिख सकते हैं एफ एक्स स्क्वेयर की वैल्यू लिखें तो एक्स की जगह हम एक्स स्क्वेयर को पुट करेंगे, ये हो गया। उसके बाद 1 प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर, तो एफ एक्स का होल स्क्वायर मतलब ऊपर वाले टर्म का भी स्क्वायर नीचे वाले टर्म का होल स्क्वायर है, ना कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू स्क्वायर है, यहाँ पे एफ एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इसने क्या किया कि जो ऊपर वाली टर्म थी उन दोनों को सेम रखा, नीचे वाली को 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसको लिखा 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि जो ये जो टर्म्स हैं इनका एलसीएम ले लिया, तो ऊपर जाएगा तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों को ओपन किया तो -2 से +2 कैंसिल हो गया, 2x कैंसिल हो गया, तो ये माइनस एक्स से ये कैंसिल हो गया। और इस वाली टर्म से ये, चलो इसको हम अगला जो स्टेप है उसके अंदर देखते हैं। ये ऊपर वाला बच गया, ठीक है। उसके बाद ये जो माइनस का होल स्क्वायर हो गया, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच गया और 2, ये 2 थी तो इसलिए 2 कॉमन आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन वो क्या कहता है कि अगर ए कोई हमारे पास सेट है तो इस तरीके ए बी हमारे पास दो सेट हैं, सी भी है, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, इनकी कार्डिनलिटी की वैल्यू निकालनी है। तो ए क्रॉस बी की हमारी हम पहले निकालेंगे, फिर ए क्रॉस सी निकालेंगे, और फिर इन दोनों के अंदर जो इंटरसेक्शन होगी उनको निकालेंगे। ए क्रॉस बी के वाले केस के अंदर ए और बी एक एक करके उनकी मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन कर लेंगे। इस तरीके से हमारे पास कार्डिनलिटी 2 आएगी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि इफ ए इज इक्वल टू ए इज ए फाइनाइट सेट having n elements, then the number of the relation between which can be defined on A, तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है तो इसलिए आपको भी शायद याद हो गया होगा कि इसका आंसर सी होगा, ठीक है। इसका मैंने काफ़ी बार सॉल्यूशन बता रखा है इसलिए मैं इस बार नहीं करूँगा। अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे हमने एक चैनल बना रखा है एयरफोर्स की युवा सेना, आप टेलीग्राम पे जाके ये चैनल सर्च करो और उसके अंदर ऐड हो जाओ, फिर आपको वहाँ पे पीडीएफ
बात करूँ अगर सेकंड केस की, तो सेकंड केस के अंदर क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ये इक्वल है इसके, तो ये भी स्टेटमेंट भी मतलब पहली वाली तो रॉन्ग थी, ये थी, और दूसरी भी रॉन्ग है क्योंकि दूसरी जो स्टेटमेंट है वो इक्वल होगी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन यूनियन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इक्वल इसके इक्वल होगी, मतलब जहाँ पे इसने यूनियन दे रखा है वहाँ पे इंटरसेक्शन, और जहाँ पे इंटरसेक्शन है वहाँ पे यूनियन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बोथ आर रॉन्ग, मतलब डी। अगले क्वेश्चन की ये इसकी जो करेक्ट रिलेशन है वो ये है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है, देन कार्डिनेटिविटी ऑफ, मतलब पावर सेट के अंदर हमें वैल्यू निकालनी है कि पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। तो 2 जितने भी एलिमेंट्स हैं 4, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो आंसर इज सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगर हम चलें तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, मतलब ए हमारे पास सबसेट है बी का, तो कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन के ऊपर ले चलता हूँ, मतलब एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। देखो, यूनिवर्सल सेट माना हमने ये, ए माना ये, बी हमने ये माना ये, तो हम कह सकते हैं कि ए सबसेट है, मतलब बी के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट ज़्यादा होगा ए से, तो ये बी का ए सबसेट है बी का। ठीक है, अगर हम कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या होगा कि इसके एलिमेंट्स होंगे, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो ज़्यादा होंगे इससे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बी वाले के अंदर एक एलिमेंट ज़्यादा था, तो वो एलिमेंट यहाँ पे कम होगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बी का कॉम्प्लीमेंट है वो सबसेट होगा ए का, इसलिए बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करूँ अगले क्वेश्चन की 42 की, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसकी हमें रेंज बतानी है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते हैं, एक बार तो मॉडुलस वाला जो पार्ट है उसको पॉजिटिव एक्स लेंगे, एक बार नेगेटिव एक्स लेंगे। देखो ऐसे, एक बार तो पॉजिटिव एक्स लिया तो एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, और एक बार नेगेटिव लिया तो माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो -1 हो गया। तो जो रेंज होगी वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। अगर हम अगले क्वेश्चन के ऊपर जाएँ तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नल सेट, विच ऑफ द नल सेट की बात करें तो हमारे पास बताना है कि कौन सा एलिमेंट नल सेट होगा। तो नल सेट के बारे में हम बताएंगे, तो नल सेट हमारे पास वो सेट होता है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता है। तो इस वाले केस के अंदर जो डी वाला पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो हमारे पास ये एक नल सेट होगा, क्योंकि इस केस के अंदर जो एक्स की वैल्यू होगी वो इमेजनरी नंबर होगी, तो हमारे पास डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन के अंदर बात करें तो ए बी सी 3 सेट हैं, तो हमें बताना है कि ए बी और ए क्रॉस बी यूनियन सी की जो कार्डिनलिटी है वो क्या होगी। तो सबसे पहले हम बी यूनियन सी की वैल्यू निकालेंगे, तो बी यूनियन सी के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट होंगे और ए के अंदर 2 हैं, तो हमारे पास 6 एलिमेंट होंगे। इसका सॉल्यूशन मैंने ये दे रखा है, आप देख लेना। ठीक है, पॉज करके वीडियो को देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि इफ़ ए इज़ द रिलेशन ऑन द सेट आर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, मतलब ए हमारे पास कोई रिलेशन है ऑन सेट, A is the relation on set R, then which of the following is the correct। तो इसका आंसर होगा वो होगा C, कि A की जो रिलेशन है वो R क्रॉस R के ऊपर ही करेक्ट होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि n इज द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर एफ एक्स, हमारे पास कोई फंक्शन है वो x प्लस 1 के ऊपर है, तो ये हमें बताना है कि ये कौन सी करेक्ट है, कि ये 1 है, ऑन 2 है और क्या है। तो ये हमारे पास है वो 1 है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें 1 की तो fx1 बराबर fx2, देखो fx1 प्लस fx1 बराबर fx2 लेके चलते हैं और x1 बराबर x2 प्रूव करते हैं, तो ये कि तो इसके अंदर प्रूव हो गया। लेकिन बात करें दूसरे वाले की तो दूसरे वाले में नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो 1 है, 1 जो एलिमेंट होगा, 1 जो नेचुरल नंबर है उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं बनेगी। देखो x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 0, तो जो 0 है, 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रिलेशन हैज़ द सेम फादर, मतलब
जो स्टूडेंट्स हैं उनके मतलब दो बच्चे हैं उनके पिता सेम हैं, मतलब जो पिता है वो सेम है, उस ये कोई रिलेशन है। और तो जो सेट ऑफ चिल्ड्रंस है वो कैसा होगा, तो वो हमारे पास इक्विवेलेंस होगा। क्यों? देखो अगर मैं बात करूं ए की, मतलब ए हमारे पास कोई राम नाम का लड़का है और राम राम, तो राम का पापा तो सेम ही होंगे, राम राम के पापा तो सेम ही होंगे, तो हमारे पास फर्स्ट केस सेटिस्फाई हो गया। सेकंड की, सेकंड के अंदर बात करते हैं राम और श्याम, दो भाई हैं जिनके पापा सेम है, तो आप राम श्याम लिखो तो श्याम राम लिखो, बात एक ही होती है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं कि राम श्याम का भाई, राम श्याम का पिता, देखो राम और श्याम इनका पिता कौन है, मोहन है, और श्याम और सीता का पिता मोहन है। श्याम और कुछ भी लगा लो, इसको मैं कुछ और डिनोट कर लेता हूँ। देखो राम, श्याम और राम का तो मोहन है, और राम और बबीता का, राम और बबीता का भी मोहन है, तो हम कह सकते हैं कि श्याम और बबीता का पिता का नाम भी मोहन होगा। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन हो गए, ठीक है। उसके बाद बात करूँ मैं 48 की, तो 48 का क्वेश्चन है कि पी हमारे पास कोई सेट है और पी है वो, एंड ए रिलेशन ऑन ए पी, अगर पी के ऊपर कोई रिलेशन की जाती है तो ये की जाती है, तो हमारे पास एक जो रिलेशन आर है वो कैसी है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। सिमेट्रिक के केस के अंदर क्या होता है कि सॉरी सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के केस में क्या होता है कि वन बिलोंग्स टू आर है, तो वन वन ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो वन वन बिलोंग करता है, टू टू भी करता है, थ्री थ्री भी करता है, तो रिफ्लेक्सिव है। अगर सिमेट्रिक की बात करूं तो सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है कि वन वन बिलोंग्स टू आर है ना, सॉरी वन टू बिलोंग्स टू आर है, तो टू वन ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। लेकिन अगर सिमेट्रिक वाले केस के अंदर बात करें तो यहाँ पे देखो थ्री वन है लेकिन वन थ्री है लेकिन थ्री वन नहीं है, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक नहीं होगी। अगर बात करूँ मैं ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव ये इक्वेशन है, सो हमारे पास फर्स्ट केस इज द राइट, ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक। ओके, अगले क्वेश्चन के अंदर मैं बात करूँ तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए कोई सेट है ऑफ होल नंबर्स एंड ए कोई सेट है वो जो होल नंबर्स है, और जो एक्स की वैल्यू मतलब वो तीन से छोटे जितने भी जो होल नंबर है उनका सेट है एक्स, और बी सेट है वो नेचुरल नंबर का सेट है दो से इक्वल या दो से बड़ा और चार से छोटे। सी सेट है वो तीन, सी सेट के अंदर थ्री और फोर जो एलिमेंट्स है वही होंगे, और ए क्रॉस ए यूनियन बी क्रॉस सी की वैल्यू निकालनी है, तो हमने ए की वैल्यू निकाली, बी की वैल्यू निकाली, सी की। तो कंडीशंस दे रखी थी कि ए की वैल्यू, ए सेट है वो क्या है कि तीन से नीचे के जितने भी होल नंबर हैं उनका सेट है, तो वो 0 1 2, और बी है वो जिसके अंदर 2 के इक्वल है लेकिन 4 से छोटे नेचुरल नंबर, तो 2 और 3, और थर्ड के अंदर तो उसने पहले दे रखा है 3 और 4 है। ए यूनियन बी की वैल्यू हमने निकाली तो 0 1 2 3, और उसके बाद ए यूनियन बी क्रॉस सी की वैल्यू निकालेंगे, तो उसके अंदर मतलब ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट है 4, और क्रॉस सी के अंदर 2, तो 4 क्रॉस 2 8 एलिमेंट्स, ठीक है, 4 क्रॉस 2 8 एलिमेंट्स हो गए। उसके बाद मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर कोई यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर 1 से 10 तक के एलिमेंट्स आते हैं, और उसके बाद हमारे पास है कि सेट ए है 1 2 3 4 और बी है 2 3 6 10, तो व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए माइनस बी। अगर ए माइनस बी की बात करें तो ए के अंदर से अगर हम बी घटाएंगे तो 2, एक तो 2 हट जाएगा, एक तो 2 हट जाएगा, तो बाकी तो सेम एलिमेंट बचेंगे, मतलब 1 2 3 बचा, ठीक है। और सॉरी 3 भी तो कॉमन है, तो 3 भी घटेगा तो 1 और 4 बचेंगे, ठीक है। ये देखिए मैं आपको सॉल्यूशन में बताता हूँ, तो 1 और 4 बचेंगे, तो और 1 और 4 का अगर हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो मतलब ऊपर वाले केस से 1, एक तो 1 गायब हो गया और एक 4, ठीक है, बाकी एलिमेंट्स सेम रहेंगे 2 3 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद मैं 51 के केस के अंदर जाऊँ तो 51 का कहता है कि स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर्स हो, मतलब वे नंबर्स जो एक परफेक्ट स्क्वायर हैं बट लेस देन 100। ये हमारे पास ए सेट है, और बी सेट कहता है कि वे एलिमेंट्स का सेट है जो इवन नंबर्स हैं, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी, और कार्डिनलिटी निकालनी है। तो कार्डिनलिटी की बात करूँ तो सेट ए के अंदर 149 16 25 36 49 64 81 यही एलिमेंट्स होंगे। उसके बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कंप्लीट स्क्वायर हो, ये हमारे पास ए हो गया। बी के अंदर 2 4 6 8 अप टू इन्फिनिटी होंगे, क्योंकि इवन नंबर्स इन्फिनिटी तक जाते हैं तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। और ए यूनियन
सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालनी थी यहाँ पे। एक मिनट मैं चेक करता हूँ। सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालनी थी। ये होगी 4, 16, 34, 36 और 64, क्योंकि यही वैल्यू ऐसी हैं जो इवन नंबर भी हैं और कंप्लीट स्क्वायर भी हैं, लेस देन 100। ओके, इसकी कार्डिनलिटी होगी 4। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ए और बी हमारे पास टू नॉन एम्प्टी सेट हैं हैविंग एन एलिमेंट्स इन कॉमन, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ द कॉमन एलिमेंट्स इन, मतलब कहता है कि ए के अंदर एन एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर एल हैं, तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के अंदर कितने कॉमन एलिमेंट्स होंगे, तो उनकी वैल्यू होगी एन स्क्वायर। ठीक है, आंसर होगा बी। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगला पार्ट बहुत जल्द आएगा, तो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर कंप्लीटिंग द पाथफाइंडर सीरीज। ओके।